हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। तो ऑलरेडी अपना क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, जिसमें हम कल एक क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन मेरे पास कुछ बच्चों का आया था, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर आजकल कंपटीशन के दौर में हम कैसे नए कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं। कंपटीशन का दौर बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसके जो है ना, मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 आपको डिलीवर कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये वो 8 क्रिटिकल पॉइंट थे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इन सारे क्रिटिकल 8 पॉइंट्स को बताया था अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल है और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ताकि एटलीस्ट आपकी कोई प्रॉब्लम तो सोल्व कर पाऊँ। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम चलते हैं कुछ और क्रिटिकल स्टेप्स पे, जिससे आप जान पाओगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को किस तरीके से एक्वायर कर सकते हो। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग में दो तरीके की वायरल मार्केटिंग होती है, एक गेमिफिकेशन और दूसरा होता है रेफरल। एक होता है गेमिफिकेशन और दूसरा होता है रेफरल। अब ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, आप कोई कुछ भी, ये एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा काम करता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस में बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें वायरल होती है। होती तो ऑफलाइन में भी है, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा रिजल्ट कम आता है और ऑनलाइन में रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि ऑनलाइन में बंदों डिस्टर्ब नहीं होते, अपने फ़ोन पे ही सब कुछ देख लेते हैं और अपने फ़ोन से ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो आप चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि वायरल मार्केटिंग होती क्या है एक्चुअली। वायरल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे मान लो आपने कोई पावरफुल वीडियो बनाई, आपने किसी प्रोडक्ट के लिए, आपने किसी सॉल्यूशंस के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आपने अपनी कोई सर्विस शुरू की है, उस सर्विस के लिए कोई वीडियो बनाई, और वीडियो में जो कंटेंट डाला वो बहुत पावरफुल मैसेज के साथ डाला, यानी कि जो लोगों के माइंड को एकदम कैच कर जाए, लोगों के माइंड में कैच हो जाए, लोगों को इतनी आसानी से आपका ने जो कंटेंट डाला, आपने जो वीडियो बनाई, वो इतनी आसानी से लोगों के दिमाग से नहीं हट पाई। ठीक है, एक तरीका तो ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि रेफरल। रेफरल में क्या होता है, मैं कुछ एप्लीकेशंस के नाम बताऊंगा आपको। एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कुछ एप्लीकेशन है, जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, उन्होंने आपको बोला कि भाई ठीक है, आप एक बंदे को रेफ़र करो और 50 रुपये हम आपको देंगे। ठीक है, अब उसने 50 रुपये आपको दिए, नेक्स्ट बंदे से भी अगर आप कराते हो तो सिंपल सी बात है भाई, उसको भी पैसे मिलेंगे। तो ये होता है रेफरल। यहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से होती है। एटलीस्ट फ़ोन पे ने तो कैशबैक तो दिया ही था, पेट्रोल पे कुछ छूट और की थी, है ना। तो ये होती है वायरल मार्केटिंग, इसमें आप वायरल करते हो कुछ चीज़ों को। अच्छा, और चीज़ बताता हूँ, यूट्यूबर्स से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। यूट्यूबर क्या करते हैं, जब वो यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट डालते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि प्लीज़ हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो शेयर करने के लिए, ताकि किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी ऐसे बंदे को पता नहीं होता कि उसका कौन सा कंटेंट, कौन सी वीडियो कितनी ज़्यादा वायरल हो जाए, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन जब वो वायरल हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, तो डेफिनेटली उसकी पब्लिसिटी बढ़ जाती है, और पब्लिसिटी बढ़ने के बाद उसको कस्टमर्स की कभी कमी नहीं होती। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये काम ज़रूर करना है कि कुछ वायरल होने वाले कुछ वीडियो, कुछ कंटेंट आप ज़रूर बनाएं और उनको शेयर भी करें। क्योंकि हो सकता है भाई आपने 10 कंटेंट बनाए, नहीं पसंद आए लोगों को, 11वां पसंद आ जाए, 12वां पसंद आ जाए, या आप डेली बनाते हो कुछ नया, तो किसी को कुछ नहीं पता कि कब आप कैसे वायरल हो जाओगे। आजकल डिजिटल ज़माना है, तो वायरल होने के बहुत सारे तरीके हैं, ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो मैंने कुछ एक एग्जांपल के साथ आपको बताया था, जैसे रेफरल। भाई रेफ़र करना किसी को भी, मान लो मेरी वीडियो किसी को बहुत अच्छी लग गई,
अब उसने 10 बंदों को शेयर कर दिया, किसी ग्रुप में शेयर कर दी, है ना, और उसने कमेंट्स कर दिया कि प्लीज़ इसको देखें और बताइए कि किस तरीके से की नॉलेज देते हैं योगेंद्र सर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको वायरल मार्केटिंग भी करनी है। वायरल अगर हो गए तो फिर आपको कस्टमर्स की कभी कमी नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेड शो। ट्रेड शो मैक्सिमम ऑफलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते। अब ट्रेड शो में मान लो आपका व्यापार कोई भी हो, आपका स्टार्टअप कोई भी हो, तो आपने देखा होगा दिल्ली प्रगति मैदान, ग्रेटर नोएडा में भी जो अपना नॉलेज पार्क है वहाँ पे ट्रेड शो होते हैं। अब ट्रेड शो में क्या होता है, ट्रेड शो में की जो फीस होती है ना वो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। भाई वहाँ पे जगह लेना और जगह लेने के बाद फिर वहाँ पे अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को वहाँ पे रखना, लोगों से मिलना, उनसे बात करनी, वहाँ पे कार्ड एक्सचेंज करने, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है ना। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हो, लोगों को पसंद आता है तो वहीं से फिर आप कार्ड ले जाता है, फिर आपको ऑर्डर दे देता है। तो ये होते हैं ट्रेड शो। अगर आपको नए कस्टमर एक्वायर करने हैं तो आपको ट्रेड शो ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए और इनसे कभी भी बचना नहीं चाहिए। नए ट्रेड शो होते रहते हैं। आपको अगर मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पता लगेगा कि ट्रेड शो कहाँ पे है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लो आपका बर्तन का व्यापार है ना, आप कुछ यूनिक बर्तन बनाते हो या यूनिक साड़ियाँ बेचते हो या कुछ यूनिक शूज़ के डिज़ाइन है आपके पास, या जो भी व्यापार आपका है A to Z, आपका खाने पीने का भी एटलीस्ट है जो पैकिंग में जाता हो, जो जैसे नमकीन भुजिया का आपका व्यापार है, आप पैक करके भेज देते हो जो 2-3 महीने 4 महीने तक ख़राब ना होती हो। FSSAI का आपके पास सर्टिफिकेट है ना। तो आप वहाँ पे जाके ट्रेड शो में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। वहाँ अगर बंदों को पसंद आया आपका प्रोडक्ट तो वहाँ से भी आपको कस्टमर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं और हो सकता है दूर दराज के भी कस्टमर्स आपको मिल जाए। मान लो भाई आपका छोटा सा व्यापार है, आप ऑलरेडी गौतम बुद्ध नगर में करते हो या आप दिल्ली में करते हो या आप गुड़गांव में करते हो या आप हरिद्वार में करते हो, आप कहीं पे भी अपना बिजनेस कर रहे हो और आप ट्रेड शो में गए। अब ट्रेड शो में मान लो सपोज कोई क्लाइंट आपको गुजरात का मिल गया या कोई महाराष्ट्र का मिल गया, तो इस तरीके से आप वायरल होते हो। अब इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, वो क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट बहुत तेज़ी के साथ बिल्ड होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। वो आपको बाय फेस जानता है, आपकी कंपनी के नाम को जान चुका है, आपसे मिल चुका है, आपसे बात कर चुका है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिल्ड होती है ना, वो बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप खुल के बात कर पाते हो एक दूसरे को समझा पाते हो तरीके से, क्योंकि ट्रेड शो में जब बंदा जाता है ना, वो जाता ही इसलिए है कि कुछ नई चीज़ों का पता लगे, नए प्रोडक्ट का, नई सर्विसेज का पता लगे उसको, मार्केट में चल के आ रहा है। कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो आपके साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहेंगे। मान लो किसी को आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा यूनिक और इतना ज़्यादा पसंद आ गया, तो वो बोलेगा कि चलो अगर मैं आपके साथ बिजनेस करता हूँ तो मुझको मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको उसको बतानी है। तो अगर आपको नए कस्टमर एक्वायर करने हैं तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी आपको करनी होगी, आपको ट्रेड शो का पता करना होगा। अब ट्रेड शो का पता कैसे करोगे, जैसे मान लो आपका शूज़ का बिजनेस है, तो आप डालना गूगल पे जाके डालना कि ट्रेड शो शूज़ बिजनेस, ट्रेड शो शूज़ बिजनेस। तो जब आप इस तरीके से डालोगे तो शूज़ बिजनेस के ट्रेड शो जहाँ पे भी होंगे पैन इंडिया में या आपके नियर बाई, वो सारे आपको दिखा देगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है कस्टमर्स को एक्वायर करने का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है स्मॉल ऑनलाइन इवेंट्स, छोटे ऑनलाइन इवेंट्स। अभी छोटे ऑनलाइन इवेंट्स क्या होते हैं, इस आजकल वर्चुअल ज़माना है, आपको पता है भाई सब कुछ वर्चुअल हो चुका है। आजकल अगर मान लो 10-20 लोगों की मीटिंग लेनी हो तो आप जूम पे ले सकते हो या गूगल मीट से ले सकते हो, है ना। आप किसी भी तरीके से, आप व्हाट्सअप से, फेसबुक चैट के थ्रू भी ले सकते हो। तो वर्चुअल ज़माना है, तो आप ऑनलाइन छोटे छोटे इवेंट्स भी शुरू कीजिए और इवेंट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ज्वाइन कराइए और अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने सॉल्यूशंस के बारे में उनको बताइए। डेफिनेटली आपको वहाँ से भी काफ़ी कस्टमर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 50-100 बंदे अगर आपके इवेंट्स में आते हैं, आप इन्वाइट करते हो, वो इवेंट्स में आते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से 2-4 बंदों का कन्वर्जन आपका निकलेगा ही निकलेगा। अगर आपका प्रोडक्ट सॉलिड है, आपकी सर्विस सॉलिड है या आपके सॉल्यूशन में दम है। ठीक है, तो ऑनलाइन इवेंट्स का भी आप पार्ट बनिए, वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ नया कुछ कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए एटलीस्ट। और
एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे मेरा एक पर्सनल ब्रांड है जिसको मैं बोलता हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर। इसमें जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एजुकेशन होती है, बिजनेस से रिलेटेड होती है। आलतू फालतू चीज़ें इसमें आपको कभी भी नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ही सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस से रिलेटेड ही गाइडेंस आपको देते हैं। और यहाँ पे क्या है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने ब्रांड का नाम या अपने ब्रांड का जिक्र ज़रूर करता हूँ, उसका नाम ज़रूर लेता हूँ। वायरल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं अभी बहुत बड़े लेवल पे हूँ, अभी तो एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे हूँ और शुरुआत की हूँ। लेकिन मुझको इतना पता है, अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ साथ 2-3 साल, 4 साल, 5 साल इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखता हूँ और लोगों को अच्छा कंटेंट, अच्छे सॉल्यूशन दे पाता हूँ, तो डेफिनेटली नेशनल बिजनेस कोचिंग सेंटर ग्रोथ भी करेगा और एक ब्रांड के साथ जाएगा, एक नाम के साथ जाएगा लोगों के साथ। तो जब भी आप कोई भी इवेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे अपने ब्रांड को ज़रूर प्रमोट कीजिए। उससे क्या है ना, ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोगों को पता लगता है कि यार मान लो किसी ने आज आपका नाम सुना और 6 महीने बाद उसने किसी और के मुंह से नाम सुना, तो वहाँ कम्युनिकेशन हो जाएगा। वो बता देंगे कि हाँ यार काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है, या काफ़ी अच्छे शूज़ हैं उनके, या काफ़ी अच्छी साड़ियाँ हैं उनकी, या काफ़ी अच्छे बर्तन बेचते हैं वो, है ना, या फल सब्जियों का बहुत फ्रेश फल सब्जियाँ देते हैं वो। तो ये वायरल हो जाती है चीज़ें। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग एंगेजमेंट। स्पीकिंग एंगेजमेंट क्या होती है, मान लो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल होता है। मान लो भाई कहीं पे कुछ गैदरिंग हो रही है, कहीं पे कोई गैदरिंग हो रही है, जैसे मान लो आप एक ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर और आपको कोई स्कूल इनवाइट कर लेता है, इनवाइट किया उसने कि यार हमारे बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा। तो स्पीकिंग क्या करनी है, जब आप अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जिस पर्पस से आपने वो बिजनेस शुरू किया है, कैसे शुरू किया है, कैसे आप स्केल कर रहे हो, कैसे कुछ दिक्कतों का आपने सामना किया, जब आप खुल के ये चीज़ें बताते हो ना लोगों को, तो लोग आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, आप पे विश्वास करने लग जाते हैं। तो आपको अगर कहीं पे भी बोलने का मौका मिले, माइक लेके बोलने का मौका मिले, तो लड़खड़ाना मत, खुल के बताना और अपनी जो भी तुम्हारी अजम्पशंस है, जिन अजम्पशंस के आधार पे आपने अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है, उनको खुल के बताएं, बिल्कुल निसंकोच बताएं और इतना ज़्यादा मोटिवेट होकर बताएं कि लोग बात ट्रस्ट करें आप पे विश्वास करें। अब नेक्स्ट चलते हैं। बिजनेस का जो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आता है कस्टमर एक्वायर करने के लिए, कम्युनिटी बिल्डिंग। जी हाँ, कम्युनिटी बिल्डिंग। जितने भी एम्पायर आपने देखे होंगे खड़े हुए हैं, जितने भी बड़े लेवल के जितने भी बिजनेसेस खड़े हुए हैं, वो बिजनेस और प्रोडक्ट तो अलग की चीज़ होती है, उनकी अपनी कम्युनिटी हो जाती है, कंप्लीट परिवार हो जाता है, वो एक समाज हो जाता है। और उस समाज के लोग उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट या कोई और सर्विसेज यूज़ करने की पसंद नहीं करते। एटलीस्ट आपने DPS का नाम सुना होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल एक कम्युनिटी है ना, हर जगह गाजियाबाद में DPS है, तुमको दिल्ली में मिल जाएगा, देहरादून में मिल जाएगा, तो हर जगह उसकी ब्रांचेस मिल जाएगी। आपने क्या किया, अलग अलग स्टेट में या अलग अलग सिटीज़ में उन्होंने क्या है ना अपना ये कल्चर बनाया हुआ, तो उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। आप जियो की कम्युनिटी देख सकते हो, आप पेटीएम की अपनी एक कम्युनिटी है, आप न्यू हॉलैंड की अपनी एक कम्युनिटी है। तो आपको भी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अपने ब्रांड की एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। अब कम्युनिटी बहुत सारी तरीके की होती है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ जो ऑलरेडी फेमस है, आप गूगल भी करके देख सकते हो। इसमें आता है सबसे पहले जीतो, JIT, जीतो। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जैन समाज एक कम्युनिटी है, आपको भी पता है, और जैन समाज एक सभ्य और संस्कारी समाज होता है। व्यापार से इनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है। मैक्सिमम जैनी लोग आपको बड़े लेवल पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस करते मिल जाएंगे। तो इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई है। अब इसमें इसको ज्वाइन करने के लिए ये नॉर्मली ऐसे इन्विटेशन नहीं देते कि भाई आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए लेके जाओ और आपको इसका हिस्सा बना लिया जाएगा। तो ऐसे विदाउट रेफरेंस के या विदाउट किसी इंटरनल बंदे के वो आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे अपनी कम्युनिटी। फेसबुक एक अपने आप में कम्युनिटी है।
व्हाट्सअप अपने आप में कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी अगर आप बिल्ड कर लेते हो अपने बिजनेस के अंदर तो आप बहुत अच्छे से स्केल कर पाओगे और अपने बिजनेस को भी बहुत हाई लेवल पे लेके जाओगे। अब कम्युनिटी बिल्डिंग करने और दूसरी है, जैसे ईओ हो गई, वाईपीओ हो गई। ईओ होता है एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन, वाईपीओ होता है यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब कम्युनिटी है, बहुत बड़ी बड़ी लेवल की कम्युनिटी है। और इस कम्युनिटी का जो हिस्सा होते हैं ना जो लोग, वो उनको क्लाइंट्स की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है। भाई चलो यहाँ से तुम्हारा काम नहीं चल रहा, मैं उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ या उससे बात कर लेता हूँ, या उस कम्युनिटी में एक वायरल मैसेज जाता है और वायरल मैसेज के बाद प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में डिस्कशन होता है, तो कुछ बंदे उनको ऑर्डर दे देते हैं। तो आप भी अपने ब्रांड की कम्युनिटी बनाएं। अगर ये कम्युनिटी धीरे 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 बिल्ड करते शुरू करे गए, मान लो सपोज भाई इनिशियल स्टेज में आप 10 बंदों की कम्युनिटी है, जैसे मैं NBC की बात करूं, नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर की बात करूं, तो लगभग 50 बंदों की अपनी कम्युनिटी है। अब मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूं, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है ये कम्युनिटी बढ़ेगी। अब जब ये कम्युनिटी बढ़ेगी तो कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, हमारे इन्वेस्टर भी बढ़ेंगे और वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या है ना, अपने ब्रांड की कम्युनिटी को भी बिल्ड करना है साथ के साथ। एक बार ये कम्युनिटी बड़ी हो गई तो कस्टमर्स की तो कमी रहेगी नहीं, बाकी आप बहुत अच्छे से भी काम कर पाओगे। आपको समाज सेवा का कोई काम करना है तो कम्युनिटी इस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगी। ठीक है, जैसे मुझको समाज सेवा में अगर मैं बात करूं कि भाई मैं 10% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि 10% बच्चे से मैं फीस नहीं लेता जो गरीब है लेकिन बिजनेस में इंटरेस्टेड है और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो मैं उनसे फीस नहीं लेता। ये 10% का कोटा फिक्स है। NBC उनसे कभी भी पैसा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि NBC हर उस बच्चे की हेल्प करना चाहता है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती है, यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एजुकेशन होती है। आपको भी ये पता होगा कि बिजनेस एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अपने वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो MBA है ना, MBA से बड़ी कोई बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है अपने इंडिया के अंदर। अब MBA करने के लिए 15-20 लाख रुपए चाहिए होंगे, 10-15 लाख रुपए जो भी होते होंगे वो चाहिए होंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब हर बच्चे का तो इतना बजट नहीं है ना। अगर आप बड़ी टॉप क्लास के स्कूल कॉलेज से कराओगे जिनका नाम है, जिसमें प्लेसमेंट भी हो जाती है, इजीली नौकरी भी लग जाती है, तो उनमें हर कोई नहीं पढ़ा पाता। छोटे मोटे से करोगे तो उसमें कोई जानता नहीं है उनको, है ना, एक डिग्री मिल जाएगी, बाकी फिर आपकी नॉलेज के ऊपर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पढ़ाई है वो कम से कम पैसे में और एक बहुत कम पैसे में बच्चे को मिल जाए। बच्चा एटलीस्ट बिजनेस के लिए इतना अवेयर हो सके कि जब वो शुरुआत करे तो उसको पता होना चाहिए मुझे कौन कौन से स्टेप को ध्यान में रखना है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग करना कभी मत भूलना अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कस्टमर चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आता है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन। Q&A की अगर मैं बात करूँ तो देखो Q&A अपने आप में एक बहुत अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। विद एग्जांपल, अगर आपका जूतों का व्यापार है, ठीक है, आपके डिज़ाइन लोगों को पसंद आ रहे हैं, आपकी फैब्रिक की क्वालिटी पसंद आ रही है, सोल की क्वालिटी बंदों को पसंद आ रही है ना, तो सिंपल सी बात है लोग उसको पसंद करेंगे। अब Q&A में आप क्या कर सकते हो कि भाई आप क्वेश्चन पूछो, जवाब हम देंगे। आप हमसे क्वेश्चन पूछो, जवाब हम देंगे। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छी से। बजट, इस Q&A में आपको पता लगता है बजट। जब भी आप Q&A सेशन करते हो तो सबसे पहले हर बंदे का एक बजट होता है, चाहे छोटा बजट हो या बड़ा बजट। बजट हर बंदे के पास होता है अगर Q&A सेशन में आ रहा है, अटेंड कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स आता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और डाउट। यानी कि उन लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन है आपके प्रोडक्ट को लेके, आपकी सर्विसेज को लेके, आपके सॉल्यूशन को लेके कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है। अब जैसे ही वो क्वेश्चन आप ख़त्म करोगे उनके, जैसे उन क्वेश्चंस का आंसर उनको मिल जाएगा, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वो कस्टमर्स आपके साथ लंबे समय तक टिकेगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं और इनको कभी भी
अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी भी इग्नोर करने की तो कोशिश कभी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन से अगर आप बचोगे, अगर आप ये बोलोगे कि भाई किसी बंदे ने आपसे पूछा सर आपकी सोल की क्वालिटी तो बेकार है, अब उसने आपसे क्वेश्चन किया, आप सेटिस्फाई करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे कि वो सोल की क्वालिटी ख़राब है या कोई और भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो सपोज मान लो मेरा बर्तनों का व्यापार है, मैं बर्तनों का व्यापार करता हूँ और बर्तनों में सबसे, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं किसी बच्चे को या किसी बंदे को ये बता पाऊँ कि सर ये जो बर्तन है ना, ये उस मटेरियल से बने हुआ है कि जब तुम इसमें कुछ चीज़ें फ्राई करते हो, जब खाना बनाते हो ना, तो इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं, केमिकल फ्री है। यानी कि जब आप खाना बनाते हो तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हज़ार्ड्स होते हैं, जिनमें कंप्लाइंस अप्रूव नहीं होते, है ना, ROHS में अप्रूव नहीं होते, कंप्लाइंस टेस्टेड नहीं होते। और तुम्हारा, अगर मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करूं, तो अगर वो कहीं किसी लैब में टेस्टिंग होने के लिए चला गया तो हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि लोकल बर्तन लोकल होता है, वो रिपोर्ट नहीं कराते, वो नॉर्मली किसी छोटी सी फैक्ट्री में उसको बनाते हैं और फिर सेल कर देते हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि उसमें जो भी ऐसा सब्सटेंस होंगे जो हज़ार्ड्स कंटेंट होते हैं, जैसे लीड हो गई, मरकरी हो गई, कार्बन हो गई, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें, है ना, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं लगेगा धीरे धीरे। अगर मैं आपको ये बता पाऊँ कि एक बर्तन किस तरीके से आपके शरीर को स्वच्छ रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, हेल्दी रखेगा, और ये बिल्कुल भी मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, एकदम बेस्ट मटेरियल से बने हुए बर्तन। तो सिंपल सी बात है, जब मैं बर्तन लेने जाऊँगा तो एक बार तो आपके मन में भी आएगा जब आप बर्तन लेने जाओगे कि यार बंदा बात तो सही कर रहा है। अब मान लो भाई लोकल बर्तन खरीदेगा एक आदमी, उसमें सिंपल सी बात है, पता नहीं ROHS अप्रूव है नहीं, कंप्लाइंस टेस्ट है या नहीं, मटेरियल कैसा लगा है कुछ पता थोड़ी। लेकिन एक ब्रांड के साथ अगर आप जाते हो तो वहाँ सब कुछ रिच कंप्लाइंस का होता है, वहाँ नॉर्मल कंप्लाइंस यूज़ नहीं करते, और रॉ मटेरियल भी जो है ना टेस्टेड होता है। वहाँ पे जो रॉ मटेरियल बर्तन बनाने में जो यूज़ होता है वो भी टेस्टेड होता है, वो नॉर्मल ऐसे ही नहीं जाके आपको सेल कर देते। जब आप उसमें पकाते हो 100 डिग्री के टेम्परेचर पे, जब बर्तन में आग जल रही होती है और उसमें खाना पक रहा होता है ना, तो जो लोकल क्वालिटी का बर्तन होता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अंदर चली जाती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स बताए। आपको क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ध्यान से चूज़ करना है, ताकि आप क्वेश्चन के आंसर दे दो, उनके डाउट क्लियर कर दो, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके साथ काम करने के लिए, आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, आपकी सर्विस यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये था मेरा कुछ क्रिटिकल आंसर्स जो कि हमने बताया बच्चे को। अब बच्चे ने जो हमसे पूछा था कि भाई आजकल कंपटीशन के इस दौर में हम बिजनेसमैन नए कस्टमर्स के इस तरीके से एक्वायर करें, कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, तो मैं ऑलरेडी आपको 8 क्रिटिकल पॉइंट ये ऑलरेडी जो मैंने कल बताए थे आपको पार्ट 1 में, ऑल अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट ये क्रिटिकल जो मैंने आज आपको बताए हैं, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना, और अगर आपकी समझ में 2-4 आ जाते हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिनको आप अभी भी एक्शन में ला सकते हैं, तो उन पे आप काम कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, और उसका आंसर देने के लिए रेडी है आपका अपना लोग। तो थैंक यू सो मच।